अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी जो क्लासेस हैं न्यूक्लियसेस, लाइगेसेस, पॉलीमरेसेस, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, इन सबको हम फिगर्स के साथ आगे अच्छे से समझेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें जो है वो मैनिपुलेशन की जाती है, ठीक है। यानी अगर उसके अंदर हमने किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड करवानी है, मतलब उसमें अगर हमने कोई केमिकल ग्रुप ऐड करवाना है या हमने कोई केमिकल ग्रुप रिमूव करना है या उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स के थ्रू। तो डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट, मॉडिफाई, ज्वाइन और सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्री में। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। तो डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स को इनके फंक्शन की बेसिस पे, इनके रिएक्शन के टाइप की बेसिस पे इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं न्यूक्लियसेस, लाइगेसेस, पॉलीमरेसेस, मॉडिफाइंग एंजाइम्स। न्यूक्लियसेस का काम होता है, ये वो एंजाइम हैं जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लाइगेसिस का काम होता है कि इन्होंने न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना होता है, जोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियसिस कट करने के काम आते हैं, लाइगेसिस जोड़ने के काम आते हैं, पॉलीमरेसेस मॉलिक्यूल्स की कॉपी बनाने के काम आते हैं, ठीक है, नए न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के काम आते हैं। और मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी केमिकल ग्रुप को रिमूव या ऐड करने के काम आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम न्यूक्लियसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, हमने क्या कहा, ये कट करने के काम आते हैं। तो ये किस तरह से कट करते हैं, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करके जो है ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जो ये इस स्ट्रैंड के अंदर जो ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड यूज होता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप और दूसरे के जो मतलब ये जो पेंटोस शुगर है उसके साथ जो है ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है विद दिस बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है जो हमें रेड कलर का नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच हुए होते हैं, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियस तोड़ता है और इस तरह से जो है यहाँ से फिर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से डीएनए की जो है वो डिग्रेडेशन होती है। अच्छा, अब इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस और एंडोन्यूक्लियसिस। अब अगर हम डीएनए का स्ट्रैंड देखते हैं, अगर इसके साइड से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो रहे हैं, साइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट के न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो रहे हैं, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, एक्सोन्यूक्लियसिस के थ्रू। अगर सेंटर में कहीं से, दरमियान में कहीं से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स टूट रहे हैं और वहाँ से अगर न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो रहे हैं, तो वो फिर किसके थ्रू हो रहा है, वो एंडोन्यूक्लियसिस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम पहले एक्सोन्यूक्लियसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सोन्यूक्लियसिस का काम क्या है कि साइड से जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो साइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ने का काम जो है वो एक्सोन्यूक्लियसिस का है, ठीक है। ये या तो एक स्ट्रैंड के ऊपर भी काम कर सकते हैं या दोनों स्ट्रैंड के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एंजाइम। आगे हम देख लेते हैं दोनों तरह की, हम इसके जो है वो टाइप्स देख लेते हैं। तो इसकी हम आगे दो टाइप्स पढ़ते हैं, दो हम इसके आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक है BAL31 और एक है एक्सोन्यूक्लियस 3। BAL31 में क्या है कि दोनों स्ट्रैंड्स पे इसने काम करना है, दोनों स्ट्रैंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना है। जबकि एक्सोन्यूक्लियस 3 में क्या है, इसमें एक स्ट्रैंड से भी जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है, और पीछे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बच जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाले से भी हो सकता है, नीचे वाले से भी हो सकता है। अगर समझे यहाँ से होते जाएंगे तो पीछे जो है वो ये वाला एक स्ट्रैंड बच जाएगा, ठीक है। तो पीछे ये क्या है, ये पीछे एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए छोड़ देते हैं। तो आगे हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे जितने भी आगे हम पढ़ेंगे ये एंजाइम्स के आगे ये इनके सोर्सेज लिखे हुए हैं जहाँ से हमें ये एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। तो BAL31 रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जितनी देर तक के लिए हम इसको डीएनए के साथ रखेंगे उतने जो है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स फिर छोटे होते जाएंगे, ठीक है। और जबकि एक्सोन्यूक्लियस 3 का काम क्या है, इसने एक स्ट्रैंड से, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके एक स्ट्रैंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना होता है और पीछे जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए छोड़ देना होता है।
ठीक है, जैसे हम इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियसिस हमने पढ़ लिया। अब एंडोन्यूक्लियसिस का काम क्या होता है, इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को अंदर से, मतलब दरमियान में कहीं से भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ना होता है। ठीक है, कहीं से भी ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट कर सकता है। ठीक है, सिर्फ एंड से नहीं, एंड से तो सिर्फ वो एक्सोन्यूक्लियस करता है ना, तो इसने दरमियान में कहीं से भी इसको जो है वो कट कर देना होता है। ये ज़्यादातर मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं, ये डीएनए मैपिंग और क्लोनिंग के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आगे हम देख लेते हैं S1 एंडोन्यूक्लियस। S1 एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, इसने सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लीव करना होता है। ठीक है, यानी कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम नहीं करता। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को दरमियान में कहीं से भी इसने जो है वो क्लीव कर देना होता है, तोड़ देना होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स और लूप्स इन न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये कर रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बट यहाँ पर क्या है, पहले से एक निक प्रोड्यूस हुआ हुआ है, यहाँ से जगह खाली है। ठीक है, अब जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, यहाँ से भी फिर ये S1 एंडोन्यूक्लियस जो है वो इसको यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ के यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर सकता है। ठीक है, वैसे अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो फिर ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है आगे डीएनएज 1, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1। ठीक है, इसने क्या करना है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड दोनों तरह के डीएनए पे काम कर सकता है। ठीक है, जैसे ये जो है वो इस पे भी काम कर रहा है, जैसे पीछे हमने पढ़ा अभी S1 एंडोन्यूक्लियस। S1 एंडोन्यूक्लियस जो है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड पे काम कर रहा था, ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पे भी कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड पे भी कर रहा है। ये S1 एंडोन्यूक्लियस की तरह भी काम कर रहा है और डबल स्ट्रैंडेड पे भी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई पहले से निक नहीं प्रोड्यूस हुआ हुआ, यहाँ से इसने इसको कट कर दिया, फिर आगे इसको मजीद जितना भी जो है वो जितने भी पीसेस में कट करना है वो कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है। ठीक है, इसने कहीं से भी कट कर देना है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। तो इसकी जो प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी है उसकी वजह से बहुत सारे जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स और वेरी शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स और वेरी शॉर्ट सॉरी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और मोनोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो जब हमें जो है वो कंप्लीट डीएनए की डिग्रेडेशन चाहिए होती है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम डीएनएज 1 को डीएनए के साथ रखेंगे तो क्या है, डीएनए कंप्लीटली डिग्रेड भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इसने सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करना है। ठीक है, अभी हम थर्ड पढ़ रहे हैं, इसने सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करना है। दूसरी बात ये कि ये हाईली स्पेसिफिक है। ठीक है, इसने एक स्पेसिफिक साइट से ही जाकर एक स्पेसिफिक साइट पे ही जाके काम करना है, जबकि डीएनएज ने क्या करना था, डीएनएज कहीं से भी तोड़ सकता है, इसने कहीं से भी नहीं तोड़ देना, इसने किसी स्पेसिफिक साइट पे ही जाकर तोड़ना है। ठीक है, और ये ज़्यादातर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, डीएनए मैपिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज होता है। तो हम तीनों के अंदर हमें फ़र्क पता चल गया। S1 ने क्या करना था, S1 सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड पे काम कर रहा था, डीएनए दोनों पे काम कर रहा है और कहीं से भी तोड़ रहा है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक स्पेसिफिक साइट से तोड़ेगा और ये सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लाइगेसेस। लाइगेसेस का काम होता है जोड़ने का। ठीक है, इसने क्या करना है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स अक्सर हो जाते हैं, मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, तो कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यूटीज रह जाती हैं। ठीक है, उनको रिपेयर करने का काम भी लाइगेसेस का है। उसके अलावा इसने दो सेपरेट फ्रेगमेंट्स जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के, उसको जोड़ने का काम भी लाइगेसेस ने करना होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है वो फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आगे हम इसको देख लेते हैं, जैसे अगर रेप्लिकेशन के दौरान कोई डिसकंटिन्यूटी रह जाती है तो वहाँ पर भी जो है वो ये लाइगेस काम करता है। ठीक है, उसके अलावा दो स्ट्रैंड्स हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, इनको भी जोड़ने के लिए लाइगेस ने काम करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड हमारे पास पोलीमरेजेस। पोलीमरेजेस का काम क्या होता है, इन्होंने जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना होता है। ठीक है, तो डीएनए पोलीमरेजेस वो एंजाइम है जो डीएनए के जो है वो नए स्ट्रैंड्स बनाने के काम आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पहले से कोई टेम्पलेट स्ट्रैंड पड़ा हुआ है डीएनए का या आरएनए का, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पोलीमरेज ने स्ट्रैंड बनाना होता है। ठीक है, अच्छा, मोस्टली जो डीएनए पॉलीमरेसेस हैं उनको अपना काम शुरू करने के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि ये एक स्ट्रैंड है, एक क्या कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड है
यहाँ पर आके एक प्राइमर लगेगा, एक प्राइमर आके जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड थोड़ी सी जगह देगा, तो उसके आगे फिर क्या कहते हैं ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम करके आगे जो है वो बाकी जो स्ट्रैंड है वो बना देगा। ठीक है, ये ए टी जी ये सारी क्या हैं, ये बेसिस हैं, हमें इनका पता है। क्या कहते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये सारी हमारी बेसिस हैं। ठीक है, जो ये लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आके आगे इस तरह से ये स्ट्रैंड बना देगा, ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, अच्छा पीछे हमने एक सिंपल देख लिया कि इसके अंदर क्या है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डीएनए है। ठीक है, इसके आगे आगे प्राइमर लगा और आगे इसने पूरा जो है वो स्ट्रैंड बना दिया। आगे डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्या कहते हैं इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पर एक निक प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो गायब हुए हुए हैं, समझ लें। ठीक है, अब इसने क्या करना है, डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को बना देना है। उसके साथ साथ इसने क्या करना है, ये जो आगे वाले हैं ना जो पहले से पड़े हुए हैं, इसको इसने ख़त्म कर देना है, इसको डिग्रेड करवा के इसकी जगह पर भी नए बना देना है। ठीक है, ये जो रेड कलर से हैं ये अब सारे आगे नए बने हैं। तो इसकी क्या वजह है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 दो तरह के काम करता है, एक इसकी एक्टिविटी होती है पॉलीमरेज और एक इसकी एक्टिविटी होती है न्यूक्लियस। पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू ये क्या कर रहा है, ये नए जो डीएनए स्ट्रैंड है वो बना रहा है, और न्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू ये क्या कर रहा है कि ये जो पहले से उसके आगे वाला जो स्ट्रैंड है उसको डिग्रेड करेगा, और उसकी जगह जो है ये पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू नया बनता जाएगा। ठीक है, ये जो इसका डुअल फंक्शन है ये डीएनए रिपेयर और गैप फिलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर ये जो निक है ना, यहाँ पर आगे डीएनए पॉलीमरेज 1 अटैच होगा और इस तरह से ये अपना आगे काम करेगा। अब ये जो पॉलीमरेज और न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ना डीएनए पॉलीमरेज 1 की, ये इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, इसके मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसी का एक मॉडिफाइड इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इसके डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इसके जो फर्स्ट 323 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उन फर्स्ट 323 अमाइनो एसिड्स को रिमूव कर दें तो इट मीन्स के जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फिर वो आगे डिग्रेड नहीं कर सकेगा। तो जब हम इसको रिमूव कर देते हैं तो पीछे जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 की फॉर्म बचती है उसको हम कहते हैं क्लिनो फ्रेगमेंट। ठीक है, इसका काम अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है इसमें से न्यूक्लियस एक्टिविटी खत्म होगी, तो इसने क्या करना है, अब ये जो निक प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर इसने नए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बना देने हैं, निक को फिल कर देना है, लेकिन जो आगे वाले हैं वो अब आगे वाले डिग्रेड नहीं हो सकेंगे क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटी है ही नहीं, ये अब डिग्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इस तरह से क्लीनो फ्रेगमेंट और डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर फर्क होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, इसमें सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसने एक दफ़ा गैप फिल हो गया, उसके बाद इसने काम नहीं करना, इसका काम वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ज़्यादातर डीएनए सीक्वेंसिंग और क्या कहते हैं लेबलिंग रिएक्शंस के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज भी पॉलीमरेज 1 ही है, ये थर्मस एक्वेटिकस में होता है जो कि एक बैक्टीरियम है जो हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। इसके और भी जो एंजाइम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा थर्मोस्टेबल होते हैं, ये भी थर्मोस्टेबल है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये डीनेचर नहीं करता, और ये ज़्यादातर पीसीआर के अंदर यूज़ किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए डीनेचुरेशन का स्टेप है ना उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, जैसे 94 डिग्री सी होता है। तो इसकी जो थर्मोस्टेबल नेचर है ना उसकी वजह से इसको वहाँ पर यूज़ किया जाता है कि ये फिर डीनेचर नहीं करता, तो ये वहाँ पर जो है ये काम कर देता है। नेक्स्ट आगे, अब ये जो हमने पहले तीन पढ़े ये तीनों क्या थे, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 थे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये ज़्यादातर वायरसेस के अंदर होता है, जैसे रेट्रोवायरसेस। इसका काम क्या, इसने करना क्या है, इसने आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करना है। ठीक है, इसने आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाना है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं ये आरएनए टेम्पलेट है। ठीक है, आरएनए टेम्पलेट के अंदर एक तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये आरएनए टेम्पलेट है, और एक ये यहाँ पर यू है, यू का मतलब यूरासिल, थायमिन की जगह आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये प्राइमर लगा हुआ है, तो इसके आगे जो है वो नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन जाएगा। तो ये इंजाइम की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की ये जो एबिलिटी है नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने की, किसके कॉम्प्लीमेंट्री, आरएनए टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाने की, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोनिंग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स।
सो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी उसमें किसी किस्म का जो कोई केमिकल ग्रुप ऐड करवाने या उसको रिमूव करवाने के लिए यूज़ होते हैं। जो भी रिएक्शन मतलब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा होता है, उसके हिसाब से कोई केमिकल ग्रुप को ऐड करने या रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं कुछ एल्कलीन फॉस्फेट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज और टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। सबसे पहले आ जाता है अल्कलीन फॉस्फेट। अल्कलीन फॉस्फेट का काम क्या होता है, इसने फॉस्फेट ग्रुप को 5 प्राइम जो एंड है वहां से रिमूव करवाना होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 है। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको रिमूव करवाने का काम क्या होता है अल्कलाइन फॉस्फेट का। इसने क्या है कि इसने जो क्या कहते हैं क्लोनिंग के दौरान जो लाइगेशन है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा दिया जाता है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो फिर जो है वो लाइगेशन पॉसिबल नहीं होगी। बिल्कुल इसके उल्ट जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो है ये लाइगेशन अगर करवानी हो तो फिर क्या है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को जो 5 प्राइम एंड है वहां पर ऐड करने के लिए जो है ये यूज होता है, यानी कि बिल्कुल अल्कलाइन फॉस्फेटेज के उल्ट काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टर्मिनल डिओक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसने जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना उनको 3 प्राइम एंड पे ऐड करना होता है। ठीक है, 1 2 3 जितने भी जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो इसके वजह से जो है वो फिर ऐड होते जाते हैं 3 प्राइम एंड के ऊपर। ठीक है, तो इट इज़ यूजफुल फॉर लेबलिंग डीएनए और क्रिएटिंग होमोपोलीमर टेल्स फॉर क्लोनिंग। तो ये सारा था हमारा डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम, जिसमें हमने न्यूक्लियसिस पढ़ा। न्यूक्लियस के आगे हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक्सोन्यूक्लियसिस और एंडोन्यूक्लियसिस। उसको भी आगे मजीद हमने जो है वो डिटेल में हमने उसकी आगे टाइप्स और एग्जांपल्स के साथ देखा। फिर लाइगेसिस में हमने देखा कि ये जोड़ने के काम आता है। ठीक है, फिर पॉलीमरेसिस के अंदर भी आगे हमने इसके अंदर टैग पॉलीमरेज और क्लीनो फ्रेगमेंट और मतलब ये सब पढ़े। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह और डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के अंदर भी आगे हमने आगे इसकी 3 एग्जांपल्स देखी। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।